पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। जी हाँ, हम इस बात को बखूबी समझते हैं, इसीलिए आपकी खैर खबर लेने के लिए ये कार्यक्रम खास आपके लिए लेकर आते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अर्पिता। दूरदर्शन बिहार के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम हड्डी से संबंधित रोग और उसके इलाज के विषय में चर्चा करने वाले हैं और इस चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान मौजूद है। आपका उनसे परिचय करवाते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनूप कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, आपको बता दें कि डॉक्टर साहब जो है पटना एम्स में हड्डी रोग विभाग के विभागाध्यक्ष की भूमिका में है, जो आज हमारे साथ चर्चा में शामिल है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत एक ऐसे सवाल से जो हम और आपकी ज़िंदगी से भी जुड़ा हुआ है। ऑफिस जाने वाले वो लोग जो दिन भर कुर्सी में बैठकर काम करते हैं और उनकी पीठ जो है बिल्कुल जकड़ जाती है, दर्द से लोग तड़प जाते हैं, तो सबसे पहले उन लोगों की इस समस्या का निदान कीजिए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं और आजकल ऑफिस में कंप्यूटर्स होना और कंप्यूटर पे काम करना बहुत ही आम बात है और लोग इस कंप्यूटर पे बैठ के घंटों गुजार देते हैं और ये उनमें से एक प्रमुख कारण है कि आप एक ही स्थान पे बैठे बैठे लगातार स्क्रीन पे टकटकी लगाए हुए अपना काम कर रहे हैं और अपने पोस्चर को भूल जाते हैं। होता क्या है कि आपका गर्दन झुका हुआ है क्योंकि आपका मॉनिटर थोड़ा नीचे है या लैपटॉप का स्क्रीन आपने थोड़ा नीचे कर रखा है तो गर्दन झुका हुआ है। बीच में मोबाइल आ गया तो मोबाइल पे भी बात कर रहे हैं, गर्दन टेढ़ा आप किए हुए हैं, बीच में मोबाइल पकड़े हुए हैं और स्क्रीन पे आप लगातार लंबे समय तक काम करते हैं और गलत पोस्चर के कारण ये दर्द शुरू होता है। गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, ये बहुत ही आम है और स्पेशली अगर पोस्चर को हम सिर्फ पोस्चर को करेक्ट कर लें, कोई बहुत विशेष हमें दवा की ज़रूरत नहीं होती है। सही पोस्चर रखें, समय पे ब्रेक लें, लगभग 1 घंटे अगर आप बैठ गए लगातार तो एटलीस्ट वॉक, अपने डेस्क के चारों तरफ वॉक नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप वहाँ पे खड़े होके अपना 1 बार 2 बार स्ट्रेच कर लें, लंबी सांसें लें और वापस बैठ जाएं। सिर्फ इतना करने से आपका 50% से ज़्यादा प्रॉब्लम दूर हो सकता है, लेकिन ये अर्ली जब शुरू हो रहा है तब उस वक्त का निदान है। डॉक्टर साहब, अगर ये समस्या काफ़ी बढ़ जाती है और इसके इलाज के लिए अगर कोई आना चाहे पटना एम्स में, तो क्या सुविधा रहेगी? हम ऐसे मरीज़ों को पहले इवैल्यूएट करते हैं उनके प्रोफेशन से, कितना टाइम वो स्क्रीन पे गुजारते हैं, कितना टाइम वो कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं, उसका भी इवैल्यूएशन करना ज़रूरी होता है। और इन पेशेंट्स का स्पेशली अगर कोई पोस्चरल डिफेक्ट ना हो, जैसे खराब पोस्चर के कारण अगर आपका वर्टिब्रा टेढ़ा होने लगे, मीन्स रीढ़ की हड्डी अगर टेढ़ी होनी शुरू हुई तो उसकी इवैल्यूएशन हम सिर्फ एक्सरे पर कर पाते हैं। सिंपल सा एक्सरे है, 2 व्यू हम लेते हैं, उसमें ये डायग्नोज हो जाता है कि आपके स्पाइन में स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है, या अगर सिर्फ मसल स्पाज्म है वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन से पता चल जाता है, उसमें हमें एक्सरे करने की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन बहुत बार हम एक्सरे इसलिए लेते हैं कि कोई पैथोलॉजी को रूल आउट कर सकें। सिर्फ अगर मसल स्पाज्म है तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ दिन, वो भी 5 दिन 7 दिन से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। पोस्चरल करेक्शन वो इम्पॉर्टेंट होता है, थोड़ी बहुत सिकाई, दर्द और रेगुलर एक्सरसाइजेस से ओवरकम किया जा सकता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये समस्या उन लोगों की है जो लोग दिन भर ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, लेकिन जो लोग ऑफिस नहीं जाते हैं, घर पर रहते हैं, और कई बार बुजुर्गों में भी ये समस्या काफ़ी देखने को मिलती है, तो इसकी वजह क्या है और कारण, इलाज भी बताइए। बुजुर्गों में जो रीढ़ की हड्डी, बैक पेन या नेक पेन की शिकायत है वो ज़्यादातर डिजेनरेटिव होता है। डिजेनरेटिव मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है, वेयर एंड टेयर हो रहा है, घर्षण के कारण, यूज़, ओवर यूज़ या मिस यूज़, डिसयूज़, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं जो आप अगर सही तरीके से अपने शरीर के अंगों को यूज़ कर रहे हैं, जोड़ों को सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं, अपने पोस्चर को ठीक रख रहे हैं, तो वो प्रिवेंट करता है कि वो इस तरह का डिजेनरेटिव चेंजेस थोड़ा देर से शुरू हो। आज नहीं तो कल वो डेवलप होना है, लेकिन एक बढ़ते उम्र के साथ वो डेवलप होना एक आम बात है। लेकिन ख़राब पोस्चर के कारण ये डिजेनरेटिव डिसऑर्डर
काफ़ी जल्दी शुरू हो जाएगा। जो व्यक्ति सिर्फ 35 साल 40 साल का है उसमें ये प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे, लेकिन बुज़ुर्गों में है तो वो ओवर यूज़ या इस्तेमाल, जोड़ का इस्तेमाल होते होते उस कारण से होता है। तो थोड़ा अच्छा खान पान पे ध्यान देने से, स्पेशली अगर उनके डाइट में कैल्शियम है, कैल्शियम रिच फूड ले रहे हैं जिसमें फल हैं, बहुत सारे फल हैं, दूध हैं, ये सब रेगुलर उनके डाइट में है तो सब कुछ डिले किया जा सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, अपने शरीर को फ्लेक्सिबल रख रहे हैं, तो इन सब चीज़ों की जो बीमारियां हैं, ये सब बीमारियां का शुरुआत होना काफ़ी डिले किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, हम इसी में आगे बढ़ते हैं और हड्डी जो है बैकबोन की हम बात कर लेते हैं, रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं, ये भी कई बार दिक्कत में आ जाती है। कई बार रीढ़ की हड्डी में सूजन आ जाती है, उसके आसपास कई बार हम देखते हैं लालिमा सी आ जाती है और कई लोगों को तो उठने बैठने में भी दिक्कत होने लगती है। तो इसकी वजह क्या है और अगर ऐसा हो जाता है तो इसके लिए इलाज बताइए। ये रीढ़ के हड्डी में सूजन आना, रीढ़ के हड्डी में नहीं बल्कि उसके आसपास एक रीढ़ इट्स अपने में एक बहुत जटिल मशीन है जिसमें मल्टीपल जॉइंट्स हैं। और वर्टिब्रा अगर कहें तो ऊपर से गर्दन में हमारे पास 7 वर्टिब्रा है, उसके नीचे थोरैक्स आता है जिसमें 12 वर्टिब्रा है, उसके बाद लंबर वर्टिब्रा है जिसमें 5 वर्टिब्रा होती हैं, उसके बाद सेक्रम होता है जिसमें फिर से 5 है, और इन पांचों के साथ बहुत सारे जटिल जोड़ हैं। और किसी एक जोड़ में भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके कारण ये पूरे स्पाइन को प्रॉब्लम में ला सकता है। जो सूजन आप बोल रहे हैं ये ज़्यादातर इन्फ्लेमेटरी जो हम बोलते हैं, ये यूजुअली इन्फ्लेमेटरी गठिया के कारण होता है। ये गठिया जो है उसको अर्ली इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। ये अगर सही समय में पकड़ में आ जाए उसके लिए दवा खाना ज़रूरी होता है, जिससे जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है शरीर में जो चल रहा है उसको दबा के रखते हैं। ये जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, होता क्या है कि हमारा शरीर अपने ही शरीर के अंग को फॉरेन बॉडी मान के उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू करता है और ये उन जोड़ों पे खास करके अफेक्ट करता है। तो होता क्या है कि अगर हम उस पर ध्यान नहीं दें, इन समय पे दवाई शुरू ना करके, और इसमें ये ध्यान देने वाली बात है ये जो दवाइयाँ हैं काफ़ी लंबे समय तक, क्या जीवन भर ऑलमोस्ट चलती है, और इससे उबना नहीं है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। हाँ, डॉक्टर आपका जो डोज है उसको समय समय पे कम बेस डिपेंडिंग कि शरीर में जो रोग का प्रक्रिया है वो कैसा है। अगर वो शांत चल रहा है तो हम सिर्फ उस डोज को मेंटेन करके काम चला सकते हैं और काफ़ी दिनों तक हम अपने जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी, जैसे गठिया में आपने देखा होगा कि हाथ विकृत हो जाता है, पैर विकृत होने लगते हैं, पैर की उंगलियां विकृत हो जाती हैं, वो अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन होता क्या है, आम जिंदगी में हम लोग देखते हैं जो हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट आते हैं वो एक थेरेपी पे विश्वास नहीं रखते हैं। थोड़े दिन होम्योपैथी कर लिया, थोड़े दिन उससे उब गए तो आयुर्वेदिक के पास चले गए, आयुर्वेदिक थेरेपी किया, फिर उससे उब गया वापस एलोपैथी में आ गए, कुछ दिन एलोपैथी किया, फिर दूसरे में। तो ये जो काल चक्र में वो फंस जाते हैं, उसके बाद डिफॉर्मिटी शुरू होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप एक डॉक्टर को स्टिक करें, या एक उचित राय जब मिल गया, आपका डिजीज़ कंट्रोल में आ गया, तो दवाई मेंटेन करना है। इसमें एक बात और है कि लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, जब ये आपका डिजीज़ प्रोसेस कंट्रोल में आ जाता है तो वो दवाई छोड़ देते हैं, ये समझ के अब तो हम बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन वो दवा के कारण वो कंट्रोल आया है, ना कि रोग जो है वो जड़ से मिट गया है। बिल्कुल, तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही खास बात कही है कि अगर आप अपना इलाज आयुर्वेदिक डॉक्टर से या होम्योपैथिक डॉक्टर से या फिर अंग्रेज़ी दवाई आप ले रहे हैं, जो भी आप करें, आप एक चीज़ पर स्टिक करें, क्योंकि अगर आप बार बार अपनी दवाइयाँ बदलेंगे तो हो सकता है उसका साइड इफ़ेक्ट भी आपकी बॉडी में हो जाए। तो ऐसे में सुनिश्चित करें कि आप जहाँ से इलाज करवा रहे हैं वहीं से आप इलाज करवाते रहें और अपनी दवाइयों को समय रहते लेते रहें, और उन्हें तब तक लें जब तक कि आपकी बीमारी पूरी तरह जड़ से खत्म नहीं हो जाती है, डॉक्टर ने बंद किया। बिल्कुल, डॉक्टर की सलाह, बिल्कुल डॉक्टर की सलाह पर आप ये सारी चीजें करते रहें। डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं कूल्हे पर। कूल्हों की समस्या ज़्यादातर बुजुर्गों में देखने को मिलती है। कई बार उठने बैठने के अलावा देखा जाता है कि कई बार वो बिल्कुल भी बिस्तर से नहीं उठ पाते हैं, तो ये दिक्कत कैसे ठीक हो सकती है? देखिए, शरीर जो है हमारा एक जटिल मशीन है, वो तो हम पहले भी बोल चुके हैं।
तो कूल्हे में क्या होता है, ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। सॉकेट हुआ आपका कूल्हा और बॉल हुआ जो जांग की हड्डी है उसका ऊपरी किनारा, ऊपरी एंड, तो वो आपस में एक जॉइंट बनाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो एज जैसे जैसे बढ़ रहा है डिफॉर्मिटी के कारण, या फिर कभी कोई चोट लगी हो बचपन में या यंग एज में और आपने ध्यान ना दिया हो, तो उसके कारण होता क्या है कि बॉल का ब्लड सप्लाई या तो सूख जाता है या फिर उसका सरफेस इरेगुलर हो जाता है। जब सरफेस इरेगुलर हो गया तो आपस में जब भी मूवमेंट होगा तो वो दर्द होती है। और बुज़ुर्गों में क्या होता है, वो डिजेनरेशन के कारण जो कार्टिलेज का जो लेयर है, चिकनाई की जो लेयर है, वो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, वो आपको मूवमेंट भी देता है और जॉइंट को घिसने से बचाता भी है। लेकिन जब वो घिस जाता है तब हड्डी आपस में रगड़ाना शुरू होता है और उसके कारण दर्द शुरू होती है। तो इसका निवारण है, अगर अर्ली है तो उसका इन्वेस्टिगेट कराना ज़रूरी होता है कि किस कारण से हुआ। अगर ब्लड सप्लाई के कमी से है, जिसको एवास्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं, और ये कोविड के बाद ये देखा जा रहा है, जिसमें स्टेरॉइड्स एक दवा है जिसको काफ़ी ब्लेम किया जाता है, जिसके कारण एवास्कुलर नेक्रोसिस होता है हिप बोन में, जो हेड ऑफ द फीमर कहते हैं उसमें। तो ये केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं उसके बाद, क्योंकि कोविड के इलाज का उस वक्त तो स्टेरॉइड एक मेजर वर्कफोर्स था हमारा। जी, बिल्कुल। तो उस समय तो जान बच गई, लेकिन अब उसका इफेक्ट अब या साइड इफेक्ट जो कहें वो अब नज़र आने लगे। गांव में अक्सर हम लोग सुनते हैं कि खट्टा ज़्यादा मत खाओ नहीं तो घुटने में दर्द होगा, इमली ज़्यादा नहीं खाने देते, कई बार नींबू भी ज़्यादा इस्तेमाल करो तो घर वाले रोकते हैं कि तुम्हारी हड्डी कमज़ोर हो जाएगी, घुटने में दर्द हो जाएगा। तो क्या ये सच है? और अगर ये बीमारी हो जाती है किसी को तो उसका इलाज कैसे किया जा सकता है? घुटने का भी वही है, चूँकि हम लोग इतना मिसयूज़ करते हैं नी जॉइंट को, छोटे मोटे चोट को तो नज़रअंदाज कर देते हैं। और स्पेशली जब हम चुक्कू मुक्कू बैठते हैं, जो हमारा इंडियन स्टाइल है, जिसमें हम पालथी मार के पूजा में बैठते हैं या पालथी मार के चौपाल पे बैठ रहे हैं लोग, तो पालथी मार के ही वहाँ पे बैठते हैं, जो हमारा इंडियन स्टाइल जो बोलते हैं, या चुक्कू मुक्कू बैठना। तो इसमें होता है क्या कि जब घुटना इतना ज़्यादा वो मुड़ता है तो नी के अंदर प्रेशर काफ़ी बिल्डअप होता है। उस प्रेशर के कारण ये होता है कि जो आपका कार्टिलेज है वो घिसना शुरू होता है, और जब एक ये कार्टिलेज जब घिस जाता है तो फिर बोन बेर हो गया, बोन नंगी हो गई, तो बोन हड्डी आपस में रगड़ाने लगती है और दर्द काफ़ी होता है। दर्द होता है, उसके बाद शरीर उसको ओवरकम करने के लिए अपना मैकेनिक्स थोड़ा सा चेंज करता है। तो देखते होंगे कि जो बूढ़े बुज़ुर्ग हैं उनका दोनों घुटने के बीच में स्पेस जो है वो बढ़ जाता है, पैर टेढ़ा हो जाता है। तो ये शरीर का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी है जो उस सिचुएशन में लाता है, क्योंकि आपने उस पर ध्यान नहीं दिया जी। तो इसको वापस लाने के लिए फिर अगर एज कम है, तो अगर मैकेनिकल प्रॉब्लम है, मींस वो टेढ़ा हो गया है, मैकेनिकली वो टेढ़ा है, तो उसका करेक्शन हम सर्जरी से करते हैं। बोन जो टेढ़ी हो गई है उसको सीधा करके प्लेट लगा के और उसको हील करने देते हैं। उसके बाद फिर वो व्यक्ति चुक्कू मुक्कू पालथी मार के सब कुछ अपना नॉर्मल काम करता है। लेकिन यही चीज़ एल्डरली लोग में जो है, बूढ़े बुज़ुर्ग में है, वो उतना हम मेजर सर्जरी नहीं कर पाते हैं कि उसमें हड्डी काटें और उसको करेक्शन करें और फिर उसको हील करने के लिए वेट करें, क्योंकि हीलिंग पोटेंशियल एज के साथ थोड़ा घट जाता है। तो हम उसको रिप्लेसमेंट के लिए जाते हैं, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, टोटल नी रिप्लेसमेंट वो करते हैं। ये सेम चीज़ कूल्हे में भी अप्लाई होता है और घुटने में भी यूज़ होता है। खान पान में मिल्क, जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं और उनका पहला डाइट तो मिल्क ही होता है, वो माँ से आए, फिर जैसे एज बड़ा होता है फिर वो डेयरी मिल्क हुआ, गाय का मिल्क हुआ, जिस तरह का भी मिल्क अवेलेबल है वो उसका सेवन करें। मिल्क के साथ हरी पत्तीदार सब्जियां, फ्रूट्स, जो बच्चे हैं स्पेशली स्कूल गोइंग बच्चे, वो इन सब के बजाय फास्ट फूड के तरफ चले जाते हैं। उनका पेट तो भर जाता है लेकिन वो ऐसे कैलोरीज से भरता है जो इस्तेमाल में नहीं आता है, हमारे शरीर के कोई इस्तेमाल में नहीं आना है, तो वो एम्प्टी कैलोरीज बोलते हैं। फिर अगर ये खान पान सही रहा और ये फाउंडेशन हो जाता है आपके शरीर का, जब आपकी एज जैसे जैसे बढ़ती है इस फाउंडेशन पे आपकी बिल्डिंग तैयार होती है। हड्डी अगर बचपन में मजबूत है तो वो आपकी आदतें हैं वो कैरी ऑन होती हैं। यंग एज में स्पेशली कॉलेज गोइंग एज ग्रुप जो है, जिसमें
कहते हैं कि स्पीड थ्रिल्स, बट एक्चुअली क्या होता है, स्पीड किल्स भी होता है बीच बीच में। हाई स्पीड पे बाइक चला रहे हैं, हाई स्पीड क्रैशेस हो रही हैं, एक्सीडेंट हुआ, फ्रैक्चर हुआ, जॉइंट के अगर अराउंड फ्रैक्चर है, तो उसको रेस्टोर करना अपने में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स चैलेंज होता है। वो अगर जॉइंट नहीं रेस्टोर हुआ ठीक से, वापस उसकी आर्किटेक्चर वापस रेस्टोर नहीं हुई, प्लेट, स्क्रूज, नेल, जिस भी तरीके से हम लोग सर्जरी कर रहे हैं, तो आर्थराइटिस जो कहते हैं वो काफ़ी यंग एज में शुरू हो जाएगा, वो सेट इन करेगा। डॉक्टर साहब, आपके जवाब में ही मेरा सवाल है, जैसे आपने कहा कि आजकल युवा जो है काफ़ी तेज़ गाड़ियां चलाते हैं और इसकी वजह से कई बार दुर्घटनाओं का शिकार भी हो जाते हैं, और इस दुर्घटना में कई बार हड्डी भी टूट जाती है, हाथ की हड्डी टूट जाती है, पैर की हड्डी टूट जाती है। अगर कोई ऐसी दुर्घटना से ग्रसित हो जाता है तो फौरी तौर पर ऐसे व्यक्ति को क्या राहत देनी चाहिए, किस तरह से इलाज करना चाहिए? देखिए, जहाँ पे एक्सीडेंट साइट पे है वहाँ पे से कैसे आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उस पेशेंट को हॉस्पिटल तक, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपने हाल में ही देखा होगा ATLS पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है, जिसे कहते हैं एक्यूट ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट, तो जिसमें जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ उस समय से उसका इलाज शुरू हो जाता है। बेसिकली उसको पहले तो हम सेफ जगह पे लाते हैं, बीच रोड पे है तो उसको किनारे लाते हैं, जो लिम्ब में फ्रैक्चर है उसको सपोर्ट करते हैं, जिस भी चीज़ अवेलेबल हुआ, डंटा हुआ, न्यूज़पेपर हुआ, जिससे हम जब उसको ट्रांसपोर्ट करें तो उसका लिम्ब ज़्यादा ना हिले और ब्लड वेसल ना इंजर हो। अगर उसको सही सलामत हम नज़दीकी ट्रॉमा सेंटर तक पहुंचा देते हैं तो वहाँ के डॉक्टर्स उसका टेक केयर करेंगे। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे स्पेशली टू व्हीलर्स में हेलमेट बहुत ज़रूरी है। हेलमेट अगर लगा के आप चल रहे हैं, हो सकता है आपकी गलती ना हो, कोई दूसरे ने आपको धक्का मारा हो, तो उस सिचुएशन में हेड इंजरी से बचना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हेलमेट, जो फुल मास्क हेलमेट, अच्छे क्वालिटी का जो हेलमेट होता है वो काफ़ी कारगर होता है। उससे आपका हेड इंजरी तो बच जाता है, जो सबसे मेन एरिया है पूरे बॉडी को आपको चलाने के लिए। अगर वो डैमेज हो रहा है तो समझिए कि शरीर में भी अगर कहीं डैमेज है तो प्रायोरिटी हेड को ही है। हेड इंजरी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिवेंट करना। बिल्कुल, तो सिर से लेकर पैर तक जितनी भी हमारे शरीर में हड्डियां हैं सभी महत्वपूर्ण हैं और इनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। तो खास तौर पर अगर आप टू व्हीलर गाड़ी चला रहे हो तो हेलमेट ज़रूर पहनें, और डॉक्टर साहब ने जैसा कहा है कि तेज़ गाड़ी ना चलाएं, और अगर किसी और की वजह से आप दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं तो तुरंत उसका इलाज करवाएं, और वहां पर जो आसपास लोग मौजूद हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि मरीज को सही तरीके से अस्पताल पहुंचाए, उसकी जो हालत है वो ज़्यादा ना बिगड़ पाए। डॉक्टर साहब, यहाँ तो हमने दुर्घटना की बात कर ली कि कैसे इससे बचा जा सकता है और इलाज कैसे किया जा सकता है। आगे हम चर्चा करते हैं अनुवांशिक कारणों की। कई बार हम देखते हैं कि कोई बच्चा जन्मजात उसकी हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, तो इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जाए, और इनके जो माता पिता है वो शुरुआती तौर पर किस तरीके से अपने बच्चे की देखभाल करें? बहुत बार होता है कि इस तरह के बच्चे के जन्म के बाद माता पिता अगर वो नोटिस भी किए हैं इस डिफॉर्मिटी को तो उसको छिपाते हैं। पहले वो डॉक्टरों की सलाह नहीं लेते हैं। फिर बच्चे बड़े होते हैं, जैसे जैसे वो डिफॉर्मिटी बड़ा होता है, फिर उनको प्रॉब्लम आना शुरू होता है, तब वो हेल्प लेने जाते हैं किसी डॉक्टर के पास। तब तक कभी कभी होता है कि काफ़ी देर हो जाता है, वो बीमारी है, काफ़ी मल्टीपल फ्रैक्चर्स होने शुरू हो जाते हैं बच्चे को। तो इसमें ये होता है, स्पेशली एक फुट में प्रॉब्लम होता है जिसको क्लब फुट कहते हैं, जिसमें बच्चे का पैर ऐसे टेढ़ा होता है और अंदर की तरफ मुड़ा होता है। इसको जल्द से जल्द इलाज कराना शुरू करना होना चाहिए, और जब आप इसकी इलाज करते हैं तो सही इलाज अगर मिल गई है आपको, सही जगह आपको सलाह मिल रहा है, सिर्फ प्लास्टर से ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और बच्चे का उम्र जब तक 6 महीना 5 महीना होता है तब तक वो पूरे तौर से वो करेक्शन हो जाता है, और बाय द टाइम बच्चे का जब चलने का उम्र होता है वो उसका फुट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो टाइमली हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर से मिलना ज़रूरी होता है। और बच्चों में ये देखा जाता है कि कुछ हड्डियों की बीमारी है जिसमें वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स होते हैं, जिसको ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा बोलते हैं। तो इसमें है कि कुछ आजकल नए टेक्नोलॉजी से ऐसे रॉड्स आते हैं जो उस बच्चे के हड्डी में अगर लगाते हैं तो जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है
वो रॉड भी टेलीस्कोपिक होता है, वो धीरे धीरे उसका भी लेंथ बड़ा होता है, तो वो उसको प्रोटेक्ट करता है। साथ में कुछ दवाइयाँ चलती हैं जो हड्डी को मजबूत भी रखता है। और इसके लिए आजकल जो ऑर्थोपेडिक्स से एक ब्रांच, स्पेशलाइज्ड ब्रांच निकल रहा है जिसको हम पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स कहते हैं, वो काफ़ी जगह पे अवेलेबल है। इसके सर्जन्स होते हैं जो इस पे खास ध्यान देते हैं कि वो ट्रीटमेंट पार्ट प्लस उसमें जो दवाइयाँ चलनी हैं, उनके बच्चों के स्पेशलाइज्ड दवाई चलनी है जिससे हड्डी मजबूत हो, वो उसके बारे में देखते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जन्म के बाद अगर बच्चे की जो हड्डियां हैं टेढ़ी मेढ़ी हैं तो इसका इलाज अच्छे तरीके से संभव है। क्या ऐसा कोई तरीका है कि पेट में ही जब बच्चा हो ये पता लगाया जाए कि बच्चे में अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो उस दौरान ही उसका इलाज किया जा सके ताकि बच्चा जन्म के वक्त स्वस्थ हो? ये देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे बीमारी जो बचपन में बच्चों को होता है या बाय बर्थ होता है, बहुत सारे को हम डायग्नोज एंटीनेटली कर लेते हैं। एंटीनेटल मतलब बच्चा जब माँ के पेट में हो। तो इसमें है कि अगर फैमिली हिस्ट्री है तो जेनेटिक काउंसिल भी बहुत ज़रूरी इसमें उसका रोल आ जाता है। तो जेनेटिक काउंसिल से क्या है कि ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो ये बच्चा है इसको कितना बीमारी होगा, या फिर जीन मैपिंग से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि इसमें कुछ बीमारियां, ये हम सारे बीमारियों के बारे में नहीं बोल सकते, कुछ बीमारियां पिकअप होती हैं, या फिर सही समय पे बच्चे को अगर डिफॉर्मिटीज़ ज़्यादा हैं तो उसको अबॉर्ट भी कर सकते हैं। ये एक प्रिवेंशन होगा, क्योंकि फिर एक लाइबिलिटी बन जाती है परिवार की कि उसको फिर आपको देखभाल करना पड़ता है, उसको महंगे इलाजें हैं। लेकिन कुछ बिल्कुल ट्रीटेबल है जो अल्ट्रासाउंड द्वारा एंटीनेटल चेकअप जो होता है अस्पतालों में, वहाँ पता लगाया जा सकता है इन डिफॉर्मिटीज़ का। डॉक्टर साहब, हम हड्डियों की बात कर रहे थे टेढ़े मेढ़े होने की, अब हम बात कर लेते हैं कमज़ोर होने की। बच्चों में, महिलाओं में ये ज़्यादा दिक्कत आती है, इसकी वजह क्या है? वजह है कि जो हमारा शरीर का बनावट है, महिलाओं में एक सर्टेन उम्र के बाद बॉडी से कैल्शियम का लॉस ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू पुरुषों से। अगर पुरुषों को कंपेयर करें, सेम एज के पुरुष और सेम एज की महिलाओं में, तो एक एज के बाद ऐसा देखा गया है कि पुरुषों का जो हड्डी क्षय होने का, मीन जो लॉस होने का रेट है, वो महिलाओं से काफ़ी कम है। ये हार्मोन के कारण होता है। जो प्रोटेक्टिव हार्मोन्स होते हैं मेल्स में और फीमेल्स में, वो डिफरेंट होते हैं। तो फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस एक सर्टन, जब मेनोपॉज होता है उसके बाद वो स्पीड बढ़ जाती है, और उसके कारण अगर हम उसको डाइटरी सप्लीमेंट नहीं दे रहे हैं, अगर किसी कारण से वो हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उस इम्बैलेंस को भी हम ठीक कर सकते हैं सप्लीमेंट के द्वारा। और साथ में कैल्शियम, विटामिन डी और भी ऐसे मेडिसिन्स होते हैं जो हड्डी को स्ट्रॉन्ग करता है, बोन के डेंसिटी को बढ़ाता है। वो देने से जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो स्लो डाउन होता है, और वो प्रोटेक्ट भी करता है मामूली फ्रैक्चर्स से। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारे सवालों के हमारे जवाब दिए, लेकिन एक और ख़ास सवाल मेरे पास है। ये सारी जो बीमारियां हैं हड्डी से जुड़ी हुई, हड्डी का कमज़ोर होना, हड्डी का टूटना, ये सब समस्याएं जब निकलकर सामने आती हैं तो बात आती है खान पान की। कि क्या ऐसा कुछ खाया जाए कि हमारी हड्डी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने, और शुरू से ही स्ट्रॉन्ग बने, इसके लिए हम किस तरह का खान पान सिलेक्ट करें? कि खान पान का जहाँ बात है, हमारे शरीर में एक ऐसा पावर है कि सिर्फ सनलाइट से हम विटामिन डी बना सकते हैं। हमारे त्वचा पे जब सनलाइट पड़ता है, सूर्य की रोशनी जब पड़ती है, तो मेटाबॉलिज्म के द्वारा विटामिन डी बनता है, और उसमें लिवर का भी यूज़ होता है। लिवर किडनी से होते हुए एक्टिव विटामिन डी बनता है, और जो विटामिन डी जो हम खाने में कैल्शियम की मात्रा है वो अब्जॉर्ब करता है शरीर में। तो एक तो है कि प्रॉपर सनलाइट एक्सपोजर, जो धूप वाली जगह में थोड़े देर बैठें, जैसे विंटरों में पहले बैठा करते थे, लेकिन आज का दिनचर्या इतना सबका बिजी हो गया है, तो सूर्य की रोशनी में बैठना क्या, दर्शन भी होना मुश्किल होता है। सुबह सुबह आप निकलते हैं, एसी कार में बैठते हैं और अपने एसी ऑफिस में चले जाते हैं, या फिर आपके ऑफिस में जहाँ बिल्कुल रोशनी ना हो वहाँ आप काम कर रहे हैं, तो सन का एक्सपोजर तो हुआ नहीं। तो इम्पॉर्टेंट बात है सन का प्रॉपर एक्सपोजर। साथ में डाइट में जो सब्सटेंसेस जिसमें कैल्शियम रिच सोर्स हो, जो मिल्क सबसे रिच सोर्स है, मिल्क हुआ, चीज़ हुआ, दही हुआ,
ये सब अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करें। हरे पत्तीदार सब्जियां हुई, साथ में फल हुए जैसे चीकू हुआ, आपका अमरूद हुआ, शरीफा है, सीताफल, ये सब काफ़ी रिच होते हैं कैल्शियम में। इनका सीज़न जब भी हो तो उसका सेवन ज़रूर करना चाहिए ताकि हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम। साथ में सोयाबीन और ये रागी बहुत ही रिच सोर्स होता है कैल्शियम का, जो हमारे शरीर को, अगर आप डाइट में थोड़ा भी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने रोटी में आप रागी के आटे को मिला के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा आपका बैलेंस बना रहेगा। तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियां शुरू से ही मजबूत हो, स्ट्रांग हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें और कैल्शियम का खास तौर पर इस्तेमाल करें। धूप में ज़रूर निकलें, सुबह की धूप ज़रूर लें और अपने बच्चों को भी धूप में ज़रूर ले जाएं। तो इस तरीके से आप अपनी हड्डियों को काफ़ी मजबूत रख सकते हैं। और डॉक्टर साहब ने पूरे प्रोग्राम में बहुत सारी खास बातें आपको जो बताई, उन पर ध्यान दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि उनको आप फॉलो करें। डॉक्टर साहब, अब हमारा वक्त हो गया है दर्शकों से विदा लेने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने बहुत सारी अच्छी बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो दर्शकों, अभी तो आपसे विदा लेते हैं, लेकिन कहीं जाइएगा मत। दूरदर्शन बिहार के साथ अपना प्यार बनाए रखिएगा। नमस्कार।